रहा है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। कि इस लाइब्रेरी की कहानी कोई 125 साल से ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर एक ज़मींदार थे, कोई बहुत ज़्यादा वसाइल वाले नहीं थे, आप कह सकते हैं कि औसत दर्जे के ज़मींदार थे, मौलवी मोहम्मद बख्श। उन्हें किताबों में दिलचस्पी थी और ज़ाहिर है कि उस ज़माने में किताबों में ज़्यादा मखतूतात की अहमियत थी और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अरबी और फ़ारसी के मखतूतात जमा करना शुरू किए। 1844 में उनकी ये कोशिश शुरू हुई और तकरीबन 1400 मखतूतात उन्होंने जमा की। 1400 मखतूतात उनके पास थे और उन्होंने इनको एक ज़ाती कुतुबखाने की शक्ल दी, जिसे कुतुबखाने मोहम्मदिया का नाम दिया गया। उनकी वफ़ात 1876 में हुई और इसके कबल उन्होंने अपने बड़े बेटे को, खुदाबख्श को, ये पूरा ख़जाना मखतूतात का सौंप दिया और ये हिदायत भी की कि वो इसमें और इजाफ़ा करें और इसे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो खुदाबख्श साहब ने अपनी कोशिशों से इस ख़जाने को और बढ़ाया, इसमें और तौसी की और उन्होंने तकरीबन 4000 मखतूतात और चंद हज़ार किताबों के साथ इस लाइब्रेरी को एक पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर 1891 में 1891 में कायम किया और एक डीड ऑफ ट्रस्ट के ज़रिए इसे पटना के अवाम को सौंप दिया। उस वक्त ये लाइब्रेरी ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती थी या बाज़ जगहों पर इसे बांकीपुर ओरिएंटल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना गया है। बांकीपुर इस इलाके का नाम था, उस ज़माने में इसी नाम से इलाका जाना जाता था। आज भी पुराने लोग यही नाम लेते हैं, गरचे नए लोगों के लिए अब ये नाम बहुत मानूस नहीं रहा है। तो 1891 के बाद से ये लाइब्रेरी खुदाबख्श साहब की ज़ाती निगरानी में काम करती रही। यहाँ आज हम लोग बैठे हैं, ये उनका ज़ाती मकान था, तो उन्होंने ये पूरी प्रॉपर्टी भी किताबों के साथ साथ आवाम के हवाले कर दी। तो ये उनका जज्बा था और इस जज्बे की ज़ाहिर है कि जितनी भी कदर की जाए वो कम है। खुदाबख्श एक किताबों के कलेक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक गहरी दिलचस्पी उन्हें किताबों में इस तौर पर थी कि उन्होंने अपने इस लाइब्रेरी की कई किताबों का एक एनोटेटेड उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार की, जो महबूबुल अलबाब के नाम से शाया हुई। 1969 में 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट के ज़रिए इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस करार दिया।
जिस तरह से इंसान के लिए उसकी मेमोरी इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह समाज के लिए उसका इतिहास महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसा समाज जिसका कोई इतिहास ना हो, वो उस व्यक्ति इंसान की तरह है जिसकी मेमोरी ही नहीं हो, खो गई हो। और यह इतिहास बेस्ट प्रिजर्व्ड होता है, उसका सबसे अच्छा संरक्षण होता है पुस्तकालय के रूप में। पुस्तकालय सदियों की जो सभ्यता और संस्कृति है उससे हमारी मुलाकात कराता है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने अस्तित्व को, सामाजिक अस्तित्व को काल के संदर्भ में तलाशते हैं और उसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कुछ खास ही महत्व रखती है, क्योंकि ये हमारी उस सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाती है, उससे हमारा साक्षात्कार कराती है, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। आप देखेंगे कि उस पुस्तकालय में ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जो मेडिवल पीरियड की हैं, जो प्रायः विद्वान समाज के सामने नहीं ला पाते हैं। काम तो हुए हैं उस पर, लेकिन जितना काम उस पर होना चाहिए था और उस काम को जितना लोगों तक पहुंचाने का काम होना चाहिए था, मेरी राय में नहीं हुआ है। तो मैं पुस्तकालय को बहुत ही अहम मानता हूँ व्यक्ति के लिए और ख़ासकर समाज के लिए, और एक ऐसे समाज के लिए जिसकी एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति रही है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है और जिस पर हमें फ़ख्र है। जहाँ तक जानता हूँ यह ईजिली अवेलेबल है दो कारणों से। वहाँ दो तरह का संभाग है। एक तो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूँ इसी के लिए वो जाना जाता है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो स्कॉलरली वर्क्स हैं और जिनका स्कॉलरली यूज़ हो सकता है, वह भाग। और आपने देखा होगा कि एक पॉपुलर रीडिंग सेक्शन भी है, वहाँ लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं। और इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में पुस्तकालय एक ऐसा केंद्र हो गया है जहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ, पॉपुलर लेक्चर्स बाय वेरी इमिनेंट स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड होते रहते हैं। कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा पहले प्रश्न पर कि वो कितनी एक्सेप्ट। जो मेरी जानकारी है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका डिजिटाइजेशन हुआ है, वो उसका डिजिटीकरण हो रहा है, उससे भी हुआ है, पब्लिकेशंस उसके अधिक हुए हैं। मैं पिछले दिनों में देखा हूँ मैंने कि उसके प्रकाशन की संख्या बढ़ गई है और बड़ी तेज़ी से नई तकनीक का उपयोग करके उसको सिर्फ पटना के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, दुनिया के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मखतूता है कुरान शरीफ का, जो मुग़लिया अहद का है, और इसके जो सफ़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल डेकोरेटेड हैं। तज़ीनकारी का इसमें बहुत ही आला अहतमाम है। ये अर्ली 17th सेंचुरी है, अकबर के अहद का ऑलमोस्ट ख़ात्मा, जहांगीर के अहद का, और इसमें बहुत ही नफीस काम है। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और इसके साथ ही इसका तर्जुमा भी फ़ारसी में दिया हुआ है और अरबी का टेक्स्ट है। आप देखेंगे कि जो स्याह रोशनाई में लिखा हुआ है वो अरबी का टेक्स्ट है, और इसके बाद जो सुर्ख रोशनाई में है ये फ़ारसी का टेक्स्ट है। और ये जो आप इसके ऊपर की जिल्द देख रहे हैं,
ये पेपर मैशी का जो इस पर काम है, ये ख़ास कश्मीर की खसूसियत आप कहेंगे। और इसके अंदर जो वर्क है, इसमें जो कलगी आप देख रहे हैं, इसका भी आप देखें कि खसूसी ताल्लुक़ कश्मीर से, और आज भी ये डिज़ाइन आप कश्मीर में देखते हैं। इसके जो डेकोरेशन का काम है, इसके जो तज़ीनकारी का काम है, वो नहायत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसके सरनामे को, ये कितना मेटिकुलसली इसको बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और भी बहुत दिलचस्प है, और वो ये है कि आप कुरान शरीफ जब पढ़ें तो आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, उसकी मदद के लिए ये एक स्केच बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ज़बान के किस हिस्से से किस हर्फ का सही तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। राजा राम नारायण मौजू 18वीं सदी के निस्फ़ आखिर में बिहार के नायब नाज़िम थे। फ़ारसी के अच्छे शायर थे, उर्दू के भी उनके अशार मौजूद हैं। और एक शेर जो उनकी जानिब मंसूब है और बहुत ही जाना हुआ, बहुत ही मारूफ शेर है, वो कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला का कत्ल हुआ तो राजा राम नारायण मौजू ने ये शेर कहा था कि ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुज़री। और राजा राम नारायण के ज़ाती कुतुबखाने में कुरान शरीफ का ये नुस्खा महफूज था, जो आज खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। ये एक बहुत ही नादिर मखतूता है। इसका उन्वान है सीरत फ़िरोज़ शाही। ये जो असल नुस्खा था, ये फ़िरोज़ के ज़माने में 14वीं सदी में लिखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, सुल्तान फ़िरोज़ शाह का अहद हुकूमत 1351 से 1388 तक रहा, लेकिन वो असल नुस्खा अब कहीं भी मौजूद नहीं है। ये मुग़लिया अहद में 16वीं सदी में उसकी एक नकल की गई जो मौजूद है। इसकी भी कोई दूसरी नकल कहीं नहीं मिलती है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें फ़िरोज़ की ज़िंदगी के और उसके अहद हुकूमत के बहुतेरे वाक़यात हैं, और इसके अलावा उसकी दिलचस्पी जिन चीज़ों में थी उसके बारे में भी तफसील से जिक्र है। मिसाल के तौर पर इसमें बहुत सारे जो साइंसी तजुर्बात फ़िरोज़ ने किए थे, सन डायल्स का बनाना, वाटर क्लॉक का बनाना, उसके अलावा उसने जो अस्पताल कायम किए, जो दवाओं का इंतज़ाम किया, और सीजनल साइकिल्स वगैरह को तय करने के लिए जो चार्ट्स बनवाए, ज़िच बनवाए, उन सब के बारे में तफसील से इसमें ज़िक्र है। सबसे दिलचस्प जो डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आप एक अशोकन पिलर आज भी फ़िरोज़ शाह कोटला में देखते हैं। उसको किस तरह तोपरा से लाकर वहाँ लगाया गया, इसका एक ब्लो बाय ब्लो वर्शन तकरीबन 32 सफ़ात में इस किताब में मौजूद है, और उसमें स्केचेस शामिल हैं जिसमें दिखाया गया है कि पहले इस पिलर को किस तरह पहले ज़मीन से बाहर निकाला गया, इसकी बुनियाद को निकाला गया, फिर इसको कैसे ज़मीन पर रखा गया, इसके बाद कैसे उसको बैलगाड़ियों पर चढ़ाया गया, और वहाँ से फिर लाकर कैसे बैलगाड़ियों से बड़ी बड़ी कश्तियों पर लाया गया, और तब दरिया के रास्ते से लाकर इसको जहाँ इसको नस्ब करना था, जहाँ पर इसको इंस्टॉल करना था, वहाँ पर पहुँचाया गया। तकरीबन 12 स्केचेस इसमें हैं, और उनके ज़रिए ये इस पूरे अमल को वजाहत के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक नुस्खा ऐसा है, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, जो अकबर के अहद का तैयार किया हुआ है। उसकी तालीफ़ अकबर के ज़माने में हुई, और उसमें तैमूर से लेकर उसके पूरे ख़ानदान के, उसके वर्सा के तारीख़ का ज़िक्र है। और वो ज़िक्र अकबर के अहद हुकूमत में तकरीबन 1570 के आसपास, 1570-72 के आसपास आकर, अकबर ने गुजरात पर जो कैंपेन की है वहाँ तक आकर ख़त्म हो जाता है। और इस मखतूते में जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसकी तस्वीरें हैं। काफ़ी बड़े फोलियो पर ये तस्वीरें हैं, और अकबर के एटेलियर या उसके स्टूडियो के जो बहुत ही मशहूर मुसव्विर हैं, उन सब के काम इसमें मौजूद हैं। बसावन हैं, यशवंत हैं, मिस्कीन हैं, गोवर्धन हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इनमें अक्सर जो तस्वीरें हैं उनके साथ साथ जो मुसव्विर उनका नाम भी नीचे लिखा हुआ मिलता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। और इस
मखतूते को अभी यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है 2011 में। ईरान के अलावा ये वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ से फ़ारसी का कोई मखतूता यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुआ है, और वो मखतूता इस लाइब्रेरी की असास है। इसके साथ 3 और मखतूतात ऐसे हैं जिन्हें नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स ने विज्ञान निधि या मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल किया है। तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया का जिक्र मैंने किया। इसके अलावा दीवान हाफिज़ का एक नुस्खा है जो मुग़ल बादशाहों के ऑटोग्राफ्स के साथ है, और उस पर हुमायूं और जहांगीर की तहरीरें देखी जा सकती हैं उसके मार्जिन्स में। ये दोनों मखतूते फ़ारसी में हैं। 2 मखतूतात और हैं अरबी के। एक किताबुल हशाइश है जिसका ताल्लुक़ जड़ी बूटियों से है, मेडिसिनल प्लांट्स से है, और दूसरी किताबुत तसरीफ़ है जिसका ताल्लुक़ सर्जरी से है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तस्वीरें उसमें दी गई हैं। तो ये 4 विज्ञान निधि के तौर पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ शाहनामा जो फिरदौसी की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, शोहर आफाक तसनीफ़ है, उसके कई नुस्खे मौजूद हैं। और कैम्ब्रिज में जो शाहनामा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसकी वेबसाइट कुछ अर्सा पहले मैंने देखी थी, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि हिंदुस्तान में जितने भी कलेक्शन है शाहनामा के, उसमें खुदाबख्श लाइब्रेरी का कलेक्शन सबसे रिच कलेक्शन कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ख़त्ताती के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला तरीन नमूनों की शक्ल में देखी जा सकती हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर इसका एक हिस्सा है कर्जन रीडिंग रूम, जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और वो जो कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते रहते हैं उसके लिए जो किताबें हैं वो उनको वहाँ फराहम की जाती हैं। और इसके अलावा अखबार हैं, रिसाले हैं। अक्सर होता है कि सीनियर सिटीजन्स सुबह के वक्त या शाम के वक्त अपने फुर्सत के औकात में अखबार देखने के लिए, रिसाले पढ़ने के लिए आते रहते हैं। तो एक मिला जुला ग्रुप है जो नौजवानों से लेकर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सब उसमें आते हैं। स्कॉलर्स में हमारे पास दोनों तरह के स्कॉलर्स आते रहते हैं, मकामी भी, मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी, और बैरून मुल्क भी। कोई 1 हफ़्ता पहले यहाँ पर ताजिकिस्तान की 2 स्कॉलर्स आई हुई थीं, और वो यहाँ के बहुत सारे मखतूतात को देखकर एक तजवीज़ पेश कर रही थी कि अगर एक इश्तिराक के साथ हम लोग काम कर सकें, एक जॉइंट वेंचर हम लोग कर सकें। खुदाबख्श लाइब्रेरी में एक जो बहुत अच्छी परंपरा है वो है कि बहुत रेगुलर वे में एक्स्ट्राम्यूरल लेक्चर्स और पॉपुलर लेक्चर सीरीज़ वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन और बहुत भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सके। हम तो देख रहे हैं कि वहाँ पे है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है वो आम लोग जब तक ना वो देख पाएँ, वो पढ़ पाएँ, या वो अनुवाद करके लोकल लैंग्वेज और अंग्रेज़ी में जब तक ना वो अवेलेबल हो, तो वो एक सिर्फ एक आर्काइवल वैल्यू के लिए ही रह जाता है। बट उसका हम इस्तेमाल अपने रिसर्च में या अपने एजुकेशन सिस्टम में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी पुस्तकें मिलें, वहाँ पे रिसर्च के लिए जितने रिसोर्स मटेरियल वो मिले, और ख़ास करके हमारा जो टोटल नॉलेज का एक भंडार है वो
लोगों के लिए वो उपलब्ध हो। तो मेरे ख्याल से एक लाइब्रेरी का महत्व वहीं होता है कि एक टोटल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो भी हम खोजना चाहें तो एक लाइब्रेरी में जाके वो हमें मिल जाए। मैं तो चाहूँगा, वो तो डिजिटलाइज कर ही रहे हैं, तो डिजिटलाइज करके अगर वो जितने किताबें हैं, जो वैल्यूबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये अगर सीडी फॉर्म्स में या लेट्स से मोनोग्राफ्स में वो अगर पब्लिश कर सकते हैं और लोगों से अगर वो चार्ज करें, बेच करके चार्ज करें, तो मेरे समझ से लाइब्रेरी की रेवेन्यू भी काफ़ी जनरेट हो सकता है। और सिर्फ सरकार के पास अनुदान के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो सेल्फ जनरेटिंग एक रेवेन्यू बन सकता है खुदा बख्श लाइब्रेरी का खुद।